कल्याण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी बोले, बाबूजी ने की यूपी की निस्वार्थ सेवा। लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का हुआ आगाज। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को दी बधाई। योगी का ऑपरेशन क्लीन जारी। सुल्तानपुर में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी। मोस्ट वांटेड विनोद उपाध्याय। काफी दिनों से फरार चल रहा था विनोद। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर बुलडोजर एक्शन। फरार सिराज के एफआई हॉस्पिटल का ध्वस्तीकरण जारी। बिना नक्शा बनाए अस्पताल चल रहा था। सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़वाने की तैयारी। तेलंगाना कांग्रेस ने रखा प्रस्ताव। खाली हुई रायबरेली सीट पर प्रियंका को उतारने की अटकलें तेज। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की आज 92वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर लखनऊ स्थित उनके आवास पर परंपरागत आयोजन रखा गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही श्रद्धेय बाबूजी को शत शत नमन किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संदीप सिंह और मेयर सुषमा खरकवाल मौजूद रहे। साथ ही सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धेय कल्याण सिंह को याद करते हुए लिखा कि समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए श्रद्धेय बाबूजी हमेशा याद किए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ टैंक पर सवार नजर आए। इसके अलावा उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार भी दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने मिसाइल और हेलीकॉप्टर आदि का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मैं भारतीय सेना को बधाई देता हूं। वहीं इस आयोजन के लिए लखनऊ को चुना गया, इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में ऐसा कार्यक्रम होना खुशी की बात है। आज के समारोह में उपस्थित भारतीय सेना के हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी बहादुर जवान, समारोह में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव और युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के लिए भारतीय सेना को हृदय से बधाई देते हुए इस वर्ष के आयोजन के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेंट्रल कमांड को चुना गया है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और भारतीय सेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के कुख्यात माफिया विनोद उपाध्याय को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बता दें कि बीती रात सुल्तानपुर में एसटीएफ और माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में माफिया को गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि विनोद उपाध्याय पर गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। माफिया विनोद उपाध्याय अपना एक संगठित गिरोह बनाकर जनपद गोरखपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, लखनऊ में कई सनसनीखेज हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका था। लखनऊ में एलडीए और पुलिस के अधिकारी एफआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां एलडीए ने बिल्डर सिराज अहमद के एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। बता दें कि लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे पर स्थित इस अस्पताल को अवैध घोषित करके सील कर दिया गया था। एलडीए के मुताबिक ये अस्पताल मानकों के विपरीत बनाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस संगठन ने फेरबदल रायबरेली को लेकर बड़ा ऐलान करा है। सूत्रों के माने तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आ रहा है, जहां उनको भी इस चुनाव में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती हैं, तो वही सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि बैठक करी गई है 2024 के लिए। पीसीसी की प्रमुख बैठक हुई है और प्रदेश कांग्रेस ने बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों को ही चुनाव में उतारने की तैयारी करी जा रही है। जहां रायबरेली से चुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने की सुगबुगाहट तेज है, तो वहीं तेलंगाना कांग्रेस ने बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से आने वाले संसदीय चुनाव में तेलंगाना से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। बता दें कि इंदिरा भवन में पीसीसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक व्यापक बैठक की, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया।
ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आज आदेश आ सकता है। जिला जज अजय कृष्ण विशेश्वर की अदालत आज आदेश दे सकती है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की मांग की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने ईमेल के जरिए सर्वे रिपोर्ट मांगी है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें भी पेश कर चुके हैं। इसके अलावा एएसआई ने भी जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर 4 सप्ताह तक सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की अपील की है। अमेठी के मौलवी कला में दरवाजा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मामले में एक पक्ष ने जायस पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने जानबूझकर उनकी दीवार तोड़ दी, जिसके बाद परिवार के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। मामले में थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बांदा में पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध नशे की खेप बरामद की है, साथ ही 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये तस्कर उड़ीसा से मध्य प्रदेश के रास्ते ट्रक में यूरिया कंटेनर रखकर बांदा सहित आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 6 कुंटल 20 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा है। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एसपी ने पुलिस टीम को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। एसपी का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मादक पदार्थों पर लगातार हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। आज जनपद बांदा पुलिस ने 620 किलो अवैध गांजा, जिसकी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, उसको बरामद किया गया है। इसमें 5 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और एक इसमें डीसीएम ट्रक एवं एक बोलेरो गाड़ी को भी सीज़ किया गया है। एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से माल को लेते हुए मध्य प्रदेश एवं बिहार के रास्ते हमारे जनपद में एवं आसपास के जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करता है। इसके अंदर जो अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। पूर्व में वो गाज़ियाबाद आसपास के ज़िलों से हमारे जेल जा चुके हैं और भारी मात्रा में जैसे 620 किलो का माल, ये सबसे भारी बरामदगी जनपद बांदा पुलिस की आज तक की हिस्ट्री इतिहास में है। हमीरपुर के भेड़ी डांडा गांव में मंदिर समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष ने मंदिर के अध्यक्ष पर भगवान के घर में लाखों का घोटाला करने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी राहुल पांडे को ज्ञापन सौंपकर मां माहेश्वरी मंदिर की पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी गठित करने का मांग करी है। बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर के मां माहेश्वरी देवी मंदिर का है, जहां मंदिर समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर बताया कि लगभग 17 से 18 वर्षों से ये कोषाध्यक्ष पद पर तैनात है और समिति के अध्यक्ष द्वारा साल 2015 से मंदिर का कोई हिसाब नहीं दिया गया, ना ही मंदिर समिति के खाते में कोई पैसा जमा किया है। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज की खबर से बात करते हुए बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण जेल में निरुद्ध कैदी भी देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जेल अधीक्षकों को प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण कराए जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही जेलों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कराए जाने के निर्देश हैं। साथ ही यह भी बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आस्था को लेकर जो भी विवादित बयान है, कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव का समर्थन है। अखिलेश यादव के कहने पर वो इस तरीके के बयान जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 22 जनवरी को लाइव टेलीकास्ट करके जेलों में बंद कैदियों को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिखाएगी। इसी को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, इस बार सरकार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट करके दिखाने जा रही है कैदियों को, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से जब 550 साल बाद ये अवसर आया है और भारत के सभी नागरिक हमारे देखेंगे तो कैदी क्यों उस ऐसे आयोजन से वंचित रहें। इसलिए ये प्रोग्राम बनाया है कि सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदी भी इसका लाइव प्रसारण देखेंगे। मुझे भी संतुष्टि होगी कि सभी कैदी भी इस अवसर के सहभागी बन रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई कैदी छूटे ना जो इसका लाइव प्रसारण ना देखे।
लगातार भाजपा आस्था को लेकर गंभीर बनी हुई है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें, चाहे प्रदेश सरकार की बात कर लें, गंभीरता से आस्था को लेकर बात कर रही है। वहीं विपक्ष की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? तमाम हमारे संत महापुरुष उनके विषय में बताते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि हमको अगर बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, तो क्या भाजपा बुलाएगी? भगवान 550 वर्षों बाद तमाम हमारे महापुरुष मनीषियों ने त्याग, समर्पण, बलिदान दिया है, तब जाकर के ये अवसर आया है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ऐसे अवसर से भी वंचित रहे, तो मनोदशा के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, वही जाने क्या स्थिति है। नहीं, सबको देखना चाहिए, सबको जाना चाहिए, और बहुत लंबे समय से संघर्ष के बाद ये अवसर देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और हम सभी इस समय जो लाइव देखेंगे या वहाँ जाकर देखेंगे, सभी सौभाग्यशाली हैं। ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री तंबी प्रजापति, जिन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव कैदियों को दिखाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अर्जुन कुमार के साथ आज की खबर से समीर खान। यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता समीर खान से खास बातचीत की और बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मंत्रिमंडल को लेकर वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। सर, आपकी कल मुलाकात गृह मंत्री से हुई थी, क्या वार्ता हुई? कि पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दूसरी चर्चा, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे, इस पे चर्चा हुई। तीसरी चर्चा हुई, प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक शासनादेश गोंड और खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र एसटी में प्रमाण पत्र बनाने के लिए 17 जिले में यूपी में एसटी में है, शेष में एससी में है। तो उस संबंध में को लेकर के हमने चर्चा किया कि इनके प्रमाण पत्र बनवा दिए जाएं, क्योंकि गोंड खरवार के जो बच्चे हैं पुलिस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो वंचित हो रहे हैं। ये 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति पे चर्चा हुई। लेकिन आपको मंत्रालय में जगह मिलनी है, लेकिन डेट बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ डेट बढ़ रही है महाराज? मंत्रिमंडल का विस्तार अगर हो गया होता तब तो मैं मानता, अभी तो विस्तार हुआ नहीं। तो विस्तार खरमास के बाद होगी। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राजभर सरकार में शामिल होगा। ये थे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, इन्होंने बताया सियासी गलियारों में क्या चल रहा है। कैमरा पर्सन अर्जुन कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। लखनऊ कमिश्नरेट अंतर्गत माल थाने की पहली पुलिस चौकी इटांजा रोड के सौदापुर चौराहे पर स्थापित की जा रही है। वहीं पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राहुल राज ने किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस आम लोगों की सेवा में समर्पित है, साथ ही किसी प्रकार की बड़ी घटना न हो, इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सहयोग की मांग की। वहीं इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एसीपी मलिहाबाद प्रभारी निरीक्षक ने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए सहयोग की अपील की। ये बिल्कुल सकारात्मक कदम है और मेरी ये योजना भी है कि सब पूरे थाने को चौकियों में जो डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि पुलिसिंग बेहतर हो सके। और चूँकि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर हमारी फोर्स अमूमन नहीं रह पाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके तहत हमने स्वयं ही प्रपोज किया और इनिशिएट किया इस चीज़ को कि हर थाने में जहाँ भी दूर दराज के इलाके हो और बॉर्डर का इलाका, वहाँ पर जो है चौकी खोली जाए, जिससे कि हमारे पुलिस बल वहाँ पर स्थायी रूप से रह सके और इससे क्षेत्र को नियंत्रित करने में और अपराध को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो ये बिल्कुल सकारात्मक कदम है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे शहजादपुर में चौकी की जो स्थापना हुई, हमारी जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, क्योंकि सभी क्षेत्रवासियों को रात में यहाँ पुलिस मिलेगी, तो आने जाने की कोई दिक्कत नहीं। बदमाशों को घेरने के लिए पुलिस के सहयोग बहुत अच्छा रहेगा यहाँ।
श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा फलाहारी का एक बयान सामने आया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि जो नेता हमारे भगवान का उपहास उड़ा रहे हैं उनको और उनकी पार्टी को उपहास उड़ाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है और जो भी हमारे सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको हम अपनी वोट बैंक की ताकत से सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग सनातनी हिंदू नहीं हो सकते, इनकी जांच होनी चाहिए और जो भी नेता सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शरद पवार गुट के नेता ने भगवान श्री राम के बारे में जो टिप्पणी की है वो नितांत गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कभी कोई नेता रामायण के बारे में, कभी कोई सनातन धर्म के बारे में, कभी हमारे देवी देवताओं के बारे में जो इस प्रकार टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये लोग मुस्लिम वोट पाने के लिए हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनमानस को एक होना पड़ेगा। अब हिंदू जाग चुका है, ऐसे लोगों को हम अपनी वोट की ताकत से सबक सिखाएंगे। मथुरा में इंटरनेशनल लायंस क्लब दिल्ली द्वारा वृंदावन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जगह जगह कपड़े के थैले बांटे गए। वहीं स्कूल के बच्चों द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें परिक्रमा मार्ग में जितना भी कूड़ा पड़ा था उस कूड़े को हटाकर सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे और सफाई अभियान में शामिल हुए। इसके अलावा लायंस क्लब के अध्यक्ष समेत बहुत से प्रतिष्ठित लोगों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दबिश देने गई कोतवाली पुलिस पर आरोपी ने गोली चला दी, जहां गोली लगने से एक सिपाही घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने आनन फानन में घायल सिपाही को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना के बाद एडीजी, आईजी और एसपी सहित कई अधिकारी अस्पताल के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। वहीं इसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने सिपाही को गोली मारने वाले आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी के भी पैर में गोली लग गई। बता दें कि सदर कोतवाली में एक युवक ने करीब 1 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। उसने एक युवक पर आरोप लगाया था कि वो उसकी पत्नी के साथ फरार हो गया है। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। रायबरेली में एक महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल की इमरजेंसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की जांच की, लेकिन तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं मौत की वजह संदिग्ध लगने पर डॉक्टर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की बात कही। इस पर परिजन जबरन महिला के शव को लेकर फरार हो गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हमारे पास एक महिला परिजनों द्वारा ले आई गई, जांच में मृत पाई गई और जब जांच के लिए आगे रोका गया तो परिजनों द्वारा उस महिला को लेकर के भाग गए। ये हमारे पास एक महिला परिजनों द्वारा ले आई गई, जांच में मृत पाई गई और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।